हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एमएससी फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, राइट। और इसके अंदर हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और कुछ इंट्रोडक्शन भी देखेंगे कि कैसे हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स हैं, राइट। तो ये सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले हम एक बारी सारा सिलेबस देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। हमें क्या क्या हमारे इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है, कैसे क्या क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेबस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले एमएससी फिजिक्स के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट है वो हमारा फोर्थ पेपर है। और आपका जो एग्जाम रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। बीएससी में 45 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता था। अब जो एग्जाम है आपका वो आपका 80 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट जाएगी, राइट। और इंस्ट्रक्शंस अगर रीड करें तो हमारे पास जैसे अभी तक 9 क्वेश्चंस आते थे, वैसे ही 9 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके अंदर से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपल्सरी होगा। और पेंडिंग आपके पास 4 यूनिट्स हैं। हर यूनिट में से आपको जो अवेलेबल रहेंगे वो 2 क्वेश्चंस रहेंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, राइट। तो हमारा अगर हमें हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस तो ये हो गए और 1 क्वेश्चन हमारा कंपल्सरी हो गया। दैट मीन्स वी हैव 5 क्वेश्चंस। ओके, 5 क्वेश्चंस हैं और 80 मार्क्स का अगर पेपर है, ठीक है, तो 1 क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स। तो 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों के पांचों हमारे 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ध्यान में रखिएगा इसको, 16 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहने वाला है। अगर 16 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है हमारे पास, तो जो हमें लिखना है हर उसमें वो भी 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारा जो भी क्वेश्चंस इसके अंदर है, हर क्वेश्चन को इस तरीके से करना पड़ेगा कि हम उसको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर सके, राइट। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। हमारा जो सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का, उसके अंदर फर्स्ट यूनिट में तो बेसिक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स है, जिसमें हमें सॉलिड्स का बैंड गैप देखना है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स देखने हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप देखना है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी देखनी है पीएन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, कंडक्शन बाय चार्ज, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन है, पीएन डायोड करेक्टरिस्टिक उसकी, डायोड्स की एप्लीकेशन जैसे रेक्टिफायर में, क्लिपर में, क्लैम्पर में, राइट। जीनर डायोड समझना है, उसके जो एवलेंच और जीनर ब्रेकडाउन होते हैं वो देखना है, करेक्टरिस्टिक देखनी है, जीनर डायोड की एप्लीकेशन भी देखनी है, बीजेटी और ट्रांजिस्टर बाइसिंग, ट्रांजिस्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन, सीबीसीई और सीसी, और अल्फा एंड बीटा के बीच में जो इन दोनों के उसमें आते हैं, गेन आते हैं, उनको देखना है, अर्ली इफेक्टिंग ट्रांजिस्टर देखना है, लॉर्ड लाइन क्यू पॉइंट, करेक्ट, स्टेबिलिटी फैक्टर हमें देखना पड़ेगा, एंड स्टेबलाइजिंग करंट, एच पैरामीटर्स एनालिसिस ऑफ बीजेटी। ये हमारे सारे किसमें है, फर्स्ट यूनिट में से है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सेकेंड यूनिट, जो कि हमारा पूरा एफईटी के ऊपर है, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के ऊपर। ये हमारा पूरा का पूरा नया यूनिट है, राइट, जो हमने बीएससी के अंदर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो ये हमारा सारा अलग होने वाला है। यूनिट 1 हमारा जो हमने बीएससी में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, लेकिन उसको हम एग्जैक्टली वही नहीं करेंगे, एनहांस पोर्शन के अंदर करना है, राइट। और सेकंड आपके पास नहीं था, तो ये तो आपका सारा अलग हो ही जाना है इसके अंदर। थर्ड यूनिट के अंदर हमारे पास आता है नेटवर्क थ्योरम से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। ये जब करेंगे तब आप डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट यूनिट को मैंने नेमिंग के साथ इसलिए बताया है क्योंकि इनिशियली आज के लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर देंगे, यानी फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर हो जाएगा, इसीलिए हमने फर्स्ट यूनिट को इसके अंदर से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर फोर्थ यूनिट के अंदर एम्पलीफायर्स एंड रेगुलेटर्स से रिलेटेड टॉपिक्स, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब फोर्थ यूनिट के ऊपर आएंगे तब। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट यूनिट थे, जो टॉपिक्स थे आपके ये वाले, इसके अंदर हम बैंड गैप के ऊपर चलते हैं फर्स्ट ही टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट टॉपिक बैंड गैप पढ़ने से पहले एक बार इस
सब्जेक्ट का नाम जो है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपका होता क्या है, ठीक है, कैसे इसके अंदर वर्क हो रहा है, क्या ये है एक्चुअली में, किस चीज के साथ ये डील करता है, और फिर देन हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बैंड गैप, उसको हम समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ ही इसको। तो सबसे पहले हम चलते हैं बुक्स के ऊपर भी, ठीक है। बुक्स जो हम यहाँ पे फॉलो अप करेंगे वो मिलमैन एंड हेल्किस की है, रॉबर्ट बॉयलस्टेड की है, और यहाँ पे राइडर। ये तीन बुक्स हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आप इन्हीं में से ही अपने नोट्स बनाएंगे। नोट्स आपको यहाँ पे भी वैसे मिल रहे हैं, मेरे साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बनाने का पर्पस ये था कि कई स्टूडेंट्स जैसे अभी आ नहीं रहे हैं, जिनका एडमिशन हो गया है या किसी और कॉलेज के अंदर है, उनको प्रॉपर वे से नोट्स भी अवेलेबल हो जाएं, इसलिए ये नोट्स बनवाए जा रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली में क्या है, जैसे हर एक पर्टिकुलर ब्रांच जो है, ठीक है, कोई भी नेम है, वो एक पर्टिकुलर थीम उसमें जा रही है कि ये डिस्कस क्या करना चाह रहा है ना। जैसे थर्मल फिजिक्स है, हमें पता है हीट फिजिक्स, जो हीट के साथ जो भी हमारी फिजिक्स डील कर रही है, उसको हम कहते हैं कि वो थर्मल फिजिक्स है। ऐसे ही ऑप्टिक्स हमारे पास एक पेपर आता है, हमें कहते हैं कि लाइट के फिनोमिना के साथ जो डील करवा रहा है वो फिजिक्स ऑफ ब्रांच हमारी ऑप्टिक्स है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है कि जो करंट कंडक्शन के साथ डील करती है, ऐसे फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द करंट कंडक्शन थ्रू ए वैक्यूम गैस और सेमीकंडक्टर, वेरियस टाइप के अंदर से जो हमारा करंट कंडक्शन के साथ डील करे, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, करेक्ट। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कहा वैक्यूम गैस और सेमीकंडक्टर के थ्रू करंट कंडक्शन दिखा रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जैसे हमारे पास सिलिका आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो इसके अंदर कौन से आपके हॉल्स या जैसे भी इसके अंदर डेवलप हो रहा है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं आपके, वो क्या करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, करंट कंडक्शन थ्रू द सेमीकंडक्टर्स, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही अगर मैं गैसेस के फॉर्म देखूं, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो मेरा कौन सा है, थंडरिंग ही होता है, बिजली का चमकना। वो कैसे हो रहा है कि जो हमारे पास सन रेज जो आती हैं, उनकी वजह से जो वेपर्स होते हैं, कई बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स एयर के उसमें होते हैं, वो हीटन अप हो जाते हैं और स्काई के अंदर ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। वहां पे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनकी वजह से वो क्या होते हैं, आयनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लस एंड माइनस साइन वहां पे आ जाता है। तो जो नीचे वाला माइनस साइन है, वो हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर प्लस साइन क्या कर देता है, डेवलप कर देता है, और यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव जो हमारे पास बिजली जो भी आपकी वो जा रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, थंडरिंग कहलाती है, राइट। तो यहाँ पे ये किसका हो गया, आपका करंट कंडक्शन थ्रू द गैसेस, हमारा एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है आपका सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर यहाँ पे क्या है, एक वैक्यूम के थ्रू हम यहाँ पे करवा रहे हैं, और जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से आ रहा है, तो वो एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है आपका। तो ये वाला फिनोमिना हमारा कौन सा हो गया, आपका करंट कंडक्शन थ्रू द वैक्यूम हो गया है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमारा टॉपिक स्टार्ट करना है, जो कि हमारा एनर्जी बैंड्स था, ठीक है। एनर्जी बैंड्स इन द सॉलिड्स। अगर एनर्जी बैंड इन द सॉलिड अगर हमें देखना है, तो हम ये बात करते हैं कि पहले हम जब लेके चलते थे किसी भी उसमें, तो हम सिलिका एटम के साथ डील करते हैं, क्योंकि एनर्जी बैंड के अंदर क्या होता है कि सिंगल एक एटम है, वो तो एनर्जी लेवल दिखा देगा, ठीक है। एनर्जी लेवल एक ही तो दिखाया उसने, लेकिन अगर आपको एनर्जी बैंड, कॉन्टिन्यूअस बैंड अगर आपको देखना है, तो आपको बहुत सारे एटम्स को क्लॉज में लेके आना पड़ेगा, बहुत क्लॉज लेके आना पड़ेगा, तभी उनके बीच में आपको क्या दिखाई देंगे, बैंड्स दिखाई देंगे, वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा दिखाई देगा, ठीक है। तो वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा देखने के लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, नंबर ऑफ एन एटम सिलिका के क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक ग्राफ भी प्लॉट किया है कि अगर हम सिलिका लेके चल रहे हैं, तो सिलिका के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, आपके जो सिलिका है उसका
14 इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, 14 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, तो वहां पे उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है अबव सीरीज से वो कितनी हो जाएगी आपकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। That means we have only two electrons in the outermost shell। ठीक है, और यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो 1s के अंदर पूरा फिलअप है, 2s के अंदर पूरा फिलअप है, तो 2 शेल हमारा सेकंड शेल इसके से बताया जाएगा, थर्ड शेल हमारा इससे बताया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 3pd भी आ जाएगा, तो 3pd अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे उसमें तो कुछ गया ही नहीं, तो लेकिन शेल तो हम पूरा ही कंप्लीट बोलेंगे, लेकिन हमारा जो एटम है वो सिर्फ इससे डील कर रहा है। तो हमें इन्हीं की ही क्या बनानी है यहाँ पे, देखना है कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे देखो 2 हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये वाला ये कंसिडरेशन में नहीं आएगा क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 तक 14 तक थी, तो लास्ट जो है वो 3p2 है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे देखो फर्स्ट शेल पूरा कंप्लीटली फिल है, हम उसके साथ कोई डील नहीं करना है। ठीक है, सेकंड हमारे पास सेकंड ऑर्डर का था, उससे भी कोई डील नहीं करना है। थर्ड से डील करेंगे जिसके अंदर हमारे पास यहाँ s ऑर्बिट है और यहाँ पे क्या है आपका p ऑर्बिट है। इसके अंदर टोटल s स्टेट के अंदर 2n स्टेट्स जा सकती हैं और p ऑर्बिट के अंदर 6n स्टेट जा सकती है, लेकिन इसके अंदर जो ऑर्बिट है आपके वो कितने हैं, टू। जो आपका p ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के बारे में बात कर रही थी, ये तब है। अब मैं क्या लेके चल रही हूँ, एन एटम्स लेने हैं क्योंकि हमें उसका एनर्जी बैंड्स देखने हैं, तो बैंड्स देखने के लिए ज्यादा एटम्स लेने पड़ेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि आपने एक आइसोलेटेड एटम लिया था सिलिका का उसके बैंड्स को देखने के लिए, तो एक सिंगल आपने एटम लिया तो कॉन्फ़िगरेशन उसकी ये वाली हो गई, जिससे हमें पता चल रहा है कि इतने इतने एटम्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ज्यादा उसमें बैंड्स बनाने के लिए, कॉन्टिन्यूस बैंड्स बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सॉलिड बनाना पड़ेगा, तो बहुत सारे एटम्स को क्लॉज लेके आना पड़ेगा। तो मैं एन एटम इसके लिए कंसिडर कर रही हूँ, एन एटम कंसिडर कर रही हूँ, तो स्टेट्स कितनी बनेगी, 1s 2s 2p 3s और 3p के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स अकर कर रही हैं 2n 2n 6n 2n 6n रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनके रिस्पेक्टिवली ये हमारी स्टेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। अब हमने बात करी है सिर्फ अभी तक यहाँ तक। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ तक बात करी है जब मेरे पास जो एटम्स हैं, वो जो ऑर्बिट्स हैं आपके, वो बहुत दूर दूर है। अगर दूर दूर है वहां, तो इसकी पर्टिकुलर अलग शेल्स जो है ऑर्बिट्स के, जैसे आपके p है तो 1 0 -1 बने हुए हैं, s के कॉरस्पॉन्डिंग आपके 0 है, तो ये अलग अलग हमारे पास आ रही हैं। लेकिन जब मैं इनको क्लॉज में लेके आऊंगी, तो क्लॉज में लेके आऊंगी तो जो s ऑर्बिट और p ऑर्बिट है उनके वेव फंक्शन ओवरलैप करेंगे, राइट। अगर वेव फंक्शन हमारे ओवरलैप कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर दिखेगा कि एक हमने s ऑर्बिट का वेव फंक्शन psi1 और p ऑर्बिट का वेव फंक्शन psi2 लिया है और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इन दोनों वेव फंक्शंस को अगर हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो वहां पे हमारे पास कुछ सिमेट्री ऑर्बिट्स सिमेट्री वेव फंक्शन आते हैं और कुछ एंटी सिमेट्री वेव फंक्शंस आते हैं। ठीक है, तो जो सिमेट्री वेव फंक्शन है, ठीक है, यानी कि सेम उसके अंदर इवन फंक्शंस जिनको बोलते हैं, वो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो एंटी सिमेट्री है वो हमारे एंटी बॉन्डिंग्स ऑर्बिटल्स आते हैं। अब एंटी बॉन्डिंग्स और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर ये पता चला कि जो वेव फंक्शन की एनर्जी है वो हायर है फॉर द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज आल्सो हायर। दैट मीन्स सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस स्टेट के अंदर हैं। ठीक है, और इसकी वेव फंक्शन की एनर्जी भी ज्यादा है, और ये इसीलिए क्या है आपका नीचे एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम इस वाले ग्राफ से भी बताएंगे कि कैसे इसका एनर्जी जो है वो डाउन उसमें है।
अभी जो मैंने बताया वो आपको यहाँ पे सारा समझ में आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ये डैश डैश वाले मैंने सिंगल एटम्स, आइसोलेटेड एटम्स मेंशन किए हुए हैं। और ये जो ग्राफ हमारे पास था, जैसे आप ऊपर वाले में देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये आ रहा है ना, ये वाला कर्व, ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला कर्व, ठीक है। और इस पोटेंशियल एनर्जी के बाद ये क्या है, आइसोलेटेड एटम्स के बारे में बता रखा है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से अगर हम इस ग्राफ के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आइसोलेटेड एटम्स है और ये हमारे पास कर्व है। अब ये जो सॉलिड लाइन है ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम इन दो एनर्जी लेवल्स को बता रहे हैं। अब क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है मेरी वो हमारी दो न्यूक्लियाई की कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, ठीक है। तो जो एक न्यूक्लियाई है वो हमारा सिंगल एटम से अट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो दो में से किसी की उस पे भी हो सकता था, जिसकी वजह से यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई, लोअर हो गई। और यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी है वो भी ज्यादा है। दैट मीन्स जो हमारी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, नीचे की साइड हो जाएगी। और जो दूसरे वाले एटम्स है उनको क्या कहेंगे हम, ऊपर वाले में एग्जिस्ट करने को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि to determine the energy level of the bonding and the anti-bonding state, it is important to recognize the reason between the two nuclei of the Coulombic potential energy VR is lowered compared to the isolated atom dash lights. Okay, it is easy to see why the potential energy would be lowered in this region, because the electron here would be attracted by the two nuclei rather than just one. Since the bonding state, the probability density is higher than the lower potential energy for the anti-bonding state. So the original isolated atom will be split into the two, a lower bonding energy level and a higher anti-bonding energy level. And all the electrons probability density occurs in the bonding orbital. So all the electrons lies here. तो अगर वो यहाँ पे हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो इस बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि जब हम उसको पास में लेके आ रहे हैं तब हमारे पास क्या आ रहा है। पहली बात तो ये कि हमारे पास ये वाला फैक्टर आ गया यहाँ पे। दूसरी बात ये भी कि जब हम किसी भी दो एटम्स को इस तरीके से आपका ऑर्बिटल ओवरलैप करवाते हैं तो वहां पे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी अकर करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जब हम उसका डिस्टेंस कम करते हैं तो कम डिस्टेंस कम होने की वजह से तो जो आपके एटॉमिक वेव फंक्शंस हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। और ओवरलैप की वजह से वहां पे क्या हो रहा है हमारा आपके यहाँ पे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल अकर करेगा। और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है कि उन लेवल्स को दो में डिवाइड भी करो। इसी वजह से वहां पे वो दो लेवल्स आपके वहां पे आ भी गए थे, ठीक है। एक आपका बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। लेकिन अगर उसको और हम देखें अच्छे से तो उन्हीं को ही हम क्या बोल रहे हैं कि एक बीच में गैप जो आ रहा है वो तो एनर्जी बैंड गैप आ जाता है। और दूसरे वाला क्या आ रहा है आपका वहां पे, लोअर वाला आपका वैलेंस बैंड कहला रहा है और अपर वाला क्या कहलाता है आपका कंडक्शन बैंड कहलाता है। जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे मर्जिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। मर्जिंग स्टार्ट हो गई थी तो मर्जिंग स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हम ये कहते हैं कि पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये भी कहता है कि वहां पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमारे सेम स्टेट में नहीं हो सकते। इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स भी अक्कर करवाई हैं हमने। यहाँ पे जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग्स आए थे वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स आती हैं। ध्यान दो, यहाँ पे मैं यही कह रही हूँ कि जब वो ओवरलैप करते हैं उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, दो स्ट्रेट्स आई थी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाली। और वहां पे भी क्या होते हैं, हमारी पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल अकर करती है जो ये कहता है कि आपका कोई भी मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो आपके उसमें
डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के जो पेयर्स आपने बनाए थे उसके अंदर, वहां पे पर्टिकुलर एक एक लेवल के अंदर उसकी एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग वो एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये जो एनर्जी लेवल्स है यहाँ पे वो क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। जिसकी जितनी एनर्जी होती जाएगी उसी अकॉर्डिंग वो अपने लेवल्स के अंदर यहाँ पे फिलअप होते जाएंगे। और क्योंकि हमने ये कहा था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो बॉन्डिंग ऑर्बिट में ज्यादा होती है, इसका मतलब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे होंगे, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें है तो इस लेवल को हमने क्या बोल दिया, वैलेंस बैंड बोल दिया। और जो हाइयर एंटीबॉडी उसमें जाएंगे जो कंडक्ट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे पास पर्टिकुलर एनर्जी लेके जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होती है हमारी दूसरी स्टेट्स आती हैं, यहाँ से एनर्जी लेके पर्टिकुलर आउटसाइड से वो इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट होके यहाँ से होल जनरेट करके वहां कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और वहां पे क्या कराएगा, कंडक्ट करवाएगा। बट इनिशियली क्या होते हैं सारे के सारे इस लेवल के अंदर है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो हमारे पास फॉरेन स्टेट बनी थी, फॉरेन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है वैलेंस बैंड के अंदर, और कंडक्शन बैंड में अभी 0 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे एनर्जी लेके ही वो जाएगा। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ये गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप, एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। तो आप यही बताएंगे इसके अंदर कि जब 3s और 3p वाला हम बैंड्स को आगे बढ़ाते हैं तो दोनों आपस में मर्ज होते हैं किसी सिंगल बैंड के अंदर, वहां पे मल्टी मिक्सचर देते हैं, लेकिन वहां पे हमारे पास जब और उसके अंदर और क्लॉज करते हैं तो वो हमारे पास पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दो बैंड्स वहां पे दिखाएगा इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद, तो वो जो बैंड है वो हमारा स्प्लिट हो जाएगा फॉर द टू बैंड्स के अंदर विद द एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। तो उन दो बैंड्स के अंदर जो अपर बैंड है उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं जिसके अंदर एन स्टेट है, और जो लोअर बैंड है उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं विद द फोर एन स्टेट, एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अकर्स इन द लोअर बैंड फोर एन स्टेट, दैट मीन्स द वैलेंस बैंड, ठीक है। इन्हीं की ही एनर्जी बैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आता है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स। अगर हम इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल्स के बारे में बात करें तो इंसुलेटर हमारे वो होते हैं जो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करवाते, यानी कि पुअर आपके जो होते हैं कंडक्टर्स उनको हम क्या बोलते हैं, आपके पुअर कंडक्टर्स, कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज द इंसुलेटर। एक्सीलेंट कंडक्टर को मेटल बोलते हैं, और जिनकी इन दोनों के बीच में लाई करती हैं प्रॉपर्टीज उनको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी बैंड गैप के बेस पे अगर इसको हम समझें तो जिसका एनर्जी बैंड गैप सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर। जिसका कम है उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और जो ओवरलैपिंग है या फिर बिल्कुल ही गैप नहीं है उसके बीच में, हम उसको क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसको समझना है तो तीनों चीजों को हम लेके चलते हैं। सपोज फर्स्ट हमारे पास इंसुलेटर है, ये जो एग्जांपल है मैंने इंसुलेटर का लिया हुआ है जो कि एक डायमंड का आपका एग्जांपल है। इसके अंदर जो एनर्जी बैंड गैप होता है बिटवीन द आपका वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है उनका बैंड गैप बहुत कम होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग इतना होता है। और सिलिका और जर्मेनियम का 0 डिग्री केल्विन के ऊपर जो बैंड गैप आता है वो जर्मेनियम का 0.78 और सिलिका का 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आता है 0 डिग्री केल्विन के ऊपर। एक्चुअली 0 डिग्री केल्विन के ऊपर जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो वहां पे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर अकर करते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते ही नहीं है, तो वहां पे हम सेमीकंडक्टर को ट्रीट करते हैं एज अ इंसुलेटर। अब बात आती है मेटल की, तो मेटल हमारे पास क्या होता है जिसके अंदर जो गैप है वो बिल्कुल ही हमारा खत्म होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है आपका वो ऊपर वाले के तो आपके बन गए हैं इसके अंदर ये जर्मीनियम, सिलिका, ठीक है। और इसका तो कोई भी आप बोल सकते हो, ठीक है, आपको सबको पता है कितने सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, वो सारे इसी के एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट हमने बताया है सेमीकंडक्टर्स का कि 0 डिग्री केल्विन के ऊपर वो
आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, वो मैं आपको नोट भी करवा चुकी हूँ और अभी ऊपर मैंने आपको बताया भी है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।